हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश किस किस एग्जाम के लिए हमारा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, उसके बाद जेल पुलिस, उसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट हो, इसके साथ साथ एमपीपीएससी प्री हो या एमपीपीएससी मेंस हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो अपन पढ़ेंगे ना वो एमपीपीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों लेवल का हम साथ में लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को। एक बार अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ लिया तो चाहे एमपीपीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए अपना एलिजिबल रहेगा। ठीक है, अब हम सिलेबस जो डिस्कस कर चुके हैं अपन के सिलेबस में क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो हम आज सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हम मध्य प्रदेश को समझने के पहले या कोई भी जीके अपन पढ़ते हैं ना, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो या नॉर्मली मैं जीके की बात करूं ना, तो सबसे प्राथमिकता हमें किसका अनुभव होना चाहिए मित्र? तो सबसे पहले हमें मैप का अनुभव होना चाहिए। सबसे पहले किसका? मैप। मध्य प्रदेश हो चाहे इंडिया, कोई भी जीके हम पढ़ते हैं तो सबसे प्राथमिकता में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मैप के बारे में, है ना। मैं चाहता तो आर्टिफिशियल मैप भी आपको लाके रख देता, लेकिन आर्टिफिशियल मैप इसलिए लाया हूं क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। आप कब बनाना सीखोगे? आप बनाना सीखोगे ना तो आपको लोकेशन याद रहेगी। इसलिए जो भी चीज हम मैं आपको खुद अपने हाथ से बना के बताऊंगा ताकि ज्यादातर आपको चीजें याद रहे। ठीक है, आप भी कोशिश करना कि कॉपी और एक पेन लेके ही बैठे, ऐसा नहीं कि सुन के हम डायरेक्ट अपन डाल सकते हैं, नहीं, बनाने की कोशिश करना। लोकेशन थोड़ी सी याद रखना, 100% एमपीजी के बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैप सबसे प्राथमिकता में है, तो मैप आपको सीखना पड़ेगा। बाकी की गारंटी मेरी है, मैप और आपने जिले की लोकेशन अगर सीख ली तो सब कुछ गारंटी फिर मेरी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तो मध्य प्रदेश का गठन की बात करते हैं हम। सबसे प्राथमिकता में किसकी? मध्य प्रदेश का गठन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया गया मध्य प्रदेश को, तो ये हम समझेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, है ना। ये जैसे समझेंगे, इसके पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं जो कि बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि हम जो गुलाम रहे ना, वो किसके गुलाम रहे? अंग्रेजों के। मतलब मैं किस समय की बात करूं तो मैं बात करता हूं ब्रिटिश पीरियड की। मतलब बात करता हूं हमारा कौन सा? ब्रिटिश काल। मतलब जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे उस समय की बात कर रहा हूं नॉर्मली। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन पूरे गठन को, थोड़ा सा बेस समझ लेना। मैं इतिहास इतिहास पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का, लेकिन सबसे पहले गठन की बात करते हो मध्य प्रदेश के हल्की फुल्की इतिहास। कि हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा हमारी कल्चर है, उस कल्चर से जो खिलवाड़ करने वाले लोग थे ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग हमारे थे। इसके पहले भारत में बहुत सारे विदेशी लोग आए, लेकिन वो देसी हो गए। विदेशी लोग आए देसी हो गए, या विदेशी है अपना काम किया और वापस स्वदेश अपने लौट गए। जैसे हम आपको पता है कि सिकंदर ने आक्रमण किया, अपना काम किया, वापस लौट गया। फिर उसके बाद बैक्टीरियन शक पार्थियन कुषाण आए, अपना काम किया और वापस लौट गए। फिर इसके बाद आपको पता काशिम आया था, काशिम ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और वापस लौट गया। गजनवी की बात करें, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और वापस स्वदेश लौट गया। गोरी ने आक्रमण किया, इस्लाम धर्म का प्रचार करना उद्देश्य था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को जैसे हराया उसके बाद से यहां पर सत्ता स्थापित कर दी कौन सी? ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। लेकिन वो लोग क्या है कि विदेशी थे और देसी हो गए, हमारे कल्चर के अनुसार उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मुगल काल के लोग आए, उन्होंने भी हमारे कल्चर के साथ नॉर्मल ही, लेकिन ज्यादा हमारे कल्चर में परिवर्तन नहीं किया, जैसा था वैसा में वो एडजस्ट करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप की बात करें मित्र, वो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश लोगों को द्वारा किया गया, अंग्रेज लोगों द्वारा किया गया। जबकि इनका उद्देश्य मात्र था कि भैया हम क्या करेंगे, भारत क्षेत्र में व्यापार करेंगे, व्यापार के अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये यहां पर आए और आने के बाद इनने क्या किया कि धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कब की बात है कि महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ी थी जो प्लासी का युद्ध था, उस प्लासी के युद्ध के बाद इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी थी। तो याद रखेंगे यहां पर कुछ चीज, तीन चीज हम याद रखेंगे कि जब ये अंग्रेज लोगों की हुकूमत चलती थी उस समय एक क्षेत्र होता था जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी क्षेत्र हमारा बोल देंगे, एक प्रेसिडेंसी क्षेत्र होता था और एक यहां पर होता था रियासत। रियासत या रजवाड़े, रियासत या रजवाड़े। और एक क्षेत्र यहां पर होता था कौन सा? तो हम बोल देंगे यहां पर एक क्षेत्र अपना कौन सा? कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र।
इतनी सी बात याद रखना कि 3 क्षेत्र हमारे अंग्रेजों के समय हुआ करते थे। आखिरकार कौन सा क्षेत्र सर कमिश्नरी होता था, कौन सा हमारा प्रेसिडेंसी होता था, ये क्षेत्र भी थोड़ा सा हल्का फुल्का आप बता दीजिए, तो यहां पर कुछ चीजें हमारी माइंड से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि प्रेसिडेंसी एरिया कौन सा होता था, कि अंग्रेज लोगों ने जब प्लासी का युद्ध लड़ा, वांडीवास का युद्ध लड़ा, फिर हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद अपना बक्सर का युद्ध लड़ा, उसके बाद से पूर्ण रूप से भारत पर कंट्रोल करना इन्हें प्रारंभ कर दिया था। भारतीय कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाला पहला एक्ट हमारा आ गया था 1773 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमारे भारत में क्या किया कि जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन होता था, यहां पर अगर प्रेसिडेंसी क्षेत्र की बात करूं कौन सा, कि पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो, यहां पर अंग्रेजों का। जिस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होता था उस क्षेत्र को प्रेसिडेंसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह बात आगे मैं बताऊंगा जब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि पार्ट ए को प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता, तो आपके माइंड में कैच होना चाहिए कि पार्ट ए मतलब अपना अंग्रेजों के अधीन पूर्ण रूप से था। देसी रियासत किसको बोलेंगे, जिसमें भारतीय राजाओं का अधिकार हो, जिसमें पूर्ण रूप से किसका अधिकार, भारतीय राजाओं का अधिकार। जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय राजाओं का अधिकार होता था वो क्षेत्र हमारा कौन सा बोल देंगे, तो हम रियासत बोल देंगे। और कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा बोलेंगे, जिस पर अधिकार तो भारतीय राजाओं को होता था। जिस पर अधिकार तो भारतीय राजाओं को होता था, लेकिन उस पर नियंत्रण अंग्रेज अधिकारी करता था। और जो अंग्रेज अधिकारी होता था उस अंग्रेज अधिकारी को हमारा यहां पर क्या नाम बोलते थे, अंग्रेज अधिकारी को बोल देते कमिश्नर। यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी होता था उसको हमारा बोल देते थे क्या, हमारा कमिश्नर। कमिश्नर। इसलिए हमारा बोला कि यहां पर इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का अधिकार होता था, भले राजा भारत का है, लेकिन अधिकार किसका चलता था, नियंत्रण किसका चलता था, कंट्रोल कौन करते थे, तो अंग्रेज अधिकार करते थे, जिसका नाम था कमिश्नर। ये 3 क्षेत्र हमने बताए दोस्त। अगर आपसे नॉर्मली प्रश्न बन जाए कि आखिरकार कौन कौन सा क्षेत्र हमारा कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सॉरी प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम बता देंगे कौन सा। एक बंगाल क्षेत्र आपको पता है, यह मैं डायग्राम से भी आपको बता दूंगा तो सारा केच हो जाएगा आपको। ये जो क्षेत्र आता है एक हमारा ये, और एक क्षेत्र हमारा यहां पर, ये बंगाल क्षेत्र हमारा इसके अंतर्गत आता है। बंगाल, बंगाल के बाद हम बात करेंगे मद्रास, और मद्रास के बाद यहां पर बोल देंगे कौन सा, बॉम्बे। ये 3 क्षेत्र हमारे थे जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। बाद में फिर हमारा सीपी एंड बराड़ क्षेत्र को भी हमारे इसके अंतर्गत ले लेंगे, केंद्रीय प्रांत जिसे बोलेंगे, वो भी प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत। यहां पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि यहां पर मैसूर आता है, यहां पर क्या आता है, मैसूर क्षेत्र हमारा आता है। ये बात समझ में आई, है ना। अब हमने देखा कि ये वाले क्षेत्र है, आपसे पूछ ले कि कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से बोल देंगे मित्र हमारा, तो कमिश्नरी क्षेत्र में आपको पता होगा कि यहां पर बोल देंगे अजमेर हमारा बोल देते हैं एक, अजमेर क्षेत्र हो गया हमारा। उसके बाद बोल देंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद बोल देंगे कुर्ग, कर्नाटक क्षेत्र में हमारा आता है। और एक क्षेत्र हमारा बोल देंगे कौन सा, दिल्ली। ये कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं कमिश्नरी सीट के बारे में, जब पढ़ते जब, तो ये हमारे इसके अंतर्गत कमिश्नरी क्षेत्र। इतनी सी बात नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, कि प्रेसिडेंसी क्षेत्र हमारा कौन सा, जिसपे पूर्ण रूप से भारतीय राजाओं का अधिकार होता है, सॉरी अंग्रेजों का अधिकार होता है। रियासत या रजवाड़े की बात करें तो वहां जिस पर हमारा किसका, भारतीय राजाओं का पूर्ण रूप से अधिकार होता हो। जैसे हम बात कर लें कि जैसे मैंने बोल दिया सिंधिया वंश, सिंधिया वंश, और जैसे मैंने बोल दिया यहां पर अपना कौन सा, होलकर वंश। क्या बात समझ में आई, सिंधिया वंश और होलकर वंश की हमने यहां पर बात कर दी। आगे हम बात करें कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जो गठन की बात करें वो किस प्रकार से हम करेंगे, मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन,
देखो यहां पर चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस पार्ट में और कैसे हम मध्य प्रदेश को अपन बांट सकते हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो गठन किया गया वो किस आधार पर किया गया, तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। मध्य प्रदेश के गठन को आसान करने के लिए हमने क्या करा है कि अलग अलग ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको सीक्वेंस वाइज पता चल जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। बिफोर 1947 के पहले हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे क्या थी। फिर उसके बाद हम यहां पर दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन में आफ्टर 1947 1947 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति। यहां से एक आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज हम पढ़नी है। और उसके बाद हम यहां पर देखेंगे 1956 के समय 1956 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि 2000 के बाद 2000 के समय एट द टाइम ऑफ 2000 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति। ये चार भागों में हमारे मध्य प्रदेश के गठन की कंडीशन हम बांटेंगे। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश की देखना है कि 1947 के पहले आखिरकार क्या स्थिति हुआ करती थी, वो हम समझते हैं। उसके बाद देखेंगे 1947 के बाद, फिर 2000 के बाद, ये हमारी कंडीशन। तो सबसे पहले मैं किसको लेके चल रहा हूं कि मध्य प्रदेश की (1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। कि 1947 के पहले आखिरकार मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन हुआ करती थी, ये हमने देखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कंडीशन अपन समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश की कंडीशन हुआ करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना, आप लोग भी मेरे साथ बनाने की कोशिश करना, जितना होगा अपन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश का डायग्राम हम लेते हैं और उसी समय का डायग्राम लेंगे कि जिस समय मध्य प्रदेश, इस समय लिखने के लिए मैं पॉइंट रखूंगा उस समय का मध्य प्रदेश बनाऊंगा मैं, इस समय का नहीं। अभी आप प्रेजेंट को देख के आप बोलोगे सर ने हर कुछ बना दिया यार, कैसे क्या बना दिया। हर कुछ नहीं, उस समय जो स्थिति मध्य प्रदेश की हुआ करती थी मैं उसी को देख के उसी को कंडीशन बनाऊंगा। ज्यादा इसलिए फैला दिया दोस्त मेरे क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र हुआ करता था वो भी हमारा ही हुआ करता था, है ना। इस तरफ अगर बात करूं यहां पर तो ये भी हमारा छत्तीसगढ़, और यहां पर मैं डेड करके कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि कौन सा हमारा मध्य प्रदेश। वर्तमान की स्थिति हम बात समझ में आ जाएगी आपको। ये वर्तमान मध्य प्रदेश है, बीच वाला, है ना। यहां पर इस तरफ अगर बात करूं तो यहां पर आता था ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बात करूं तो ये हमारा आता था कौन सा, नागपुर क्षेत्र, और यहां पर आता था कौन सा, बराड़ क्षेत्र। ये हमारा मध्य प्रदेश की उस समय कंडीशन हुआ करती थी दोस्त, है ना। उसके बाद हम बात करें कि यहां पर जो क्षेत्र आता था वो कौन सा बोल देंगे, बराड़ क्षेत्र। यहां पर बराड़ क्षेत्र, यहां पर बोल देंगे विदर्भ क्षेत्र। ये विदर्भ को नागपुर भी बोल देता हूं मैं, नागपुर। और इस तरफ जो क्षेत्र आता था वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था। और भी हमारा पार्टीशन इसके हो रहे थे, और भी किस आधार पर कि यहां पर अपन ने बांट रखा था ये वाला भाग हमारा
और एक हमारी कंडीशन ऐसे हमारी बांट रखी थी ये, ठीक है। यहां पर बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र होता था ये बुंदेलखंड, जो कि आज भी है, और ये हमारा बता देंगे बघेलखंड, जो कि आज भी है। यहां पर हम बात करें कि ये वाला क्षेत्र हमारा इंदौर क्षेत्र यहाँ पर कंट्रोल था, और यहाँ पर ग्वालियर में सिंधिया वंश के लोग बैठे थे। यहाँ पर इंदौर में होलकर वंश और यहाँ पर सिंधिया लोग। आपको पता है कि इस तरफ हमारा एक क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं भोपाल, है ना, ये भी हमारा उस समय था ही सही, भोपाल। और यहाँ पर एक क्षेत्र होता था यहाँ पर, जिसे आज भी हम बोलते हैं कौन सा, सागर क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्र होता था नर्मदा, जिसे नर्मदापुरम आप बोलते हो, नर्मदा क्षेत्र। और यहां पर जो क्षेत्र हुआ करता था जो कि जबलपुर वाला है, इसे बोलते थे महाकौशल। इस क्षेत्र को हमारा महाकौशल के नाम से अपना जाना जाता था। इतनी बात आपको शायद नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये तो हमने जानकारी इसलिए देखी सर, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, तो यहां पर परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। उसको डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। समझना एक एक स्थिति 1947 के पहले की, आखिरकार 1947 की कंडीशन क्या क्या हमारी बनी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1947 के पहले पहला पॉइंट हम यहां पर देखेंगे कि 1818 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो यहां पर आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हमारी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की बात करते हैं कि अंग्रेजों और भारत के बीच में हमारी जो 3 लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाई की अगर जिक्र करो तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी ना, वो कौन सी हुई थी मित्र हमारा, तो याद रखेंगे हमारा कब, 75 में, 1775 में, 1775 से हमारे 1782 तक। दूसरी चली थी 1801 से लेकर 1805 तक, और तीसरी चली थी 1817 से लेकर 1819 तक। तो जो तीसरी लड़ाई थी, क्योंकि अंग्रेज लोगों को भारत जो मध्य वाला क्षेत्र था उससे कोई लेना देना था, जो समुद्र क्षेत्र था उससे लेना देना, क्यों, क्योंकि वहां से उनका व्यापार चलता था, जहाज वगैरह अपना खड़े हो जाते थे, वहीं का वहीं उनका व्यापार हो जाता था। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि जब 1833 तीसरा युद्ध हुआ, उस समय जो ये क्षेत्र हमारा था कौन सा, के सागर क्षेत्र, इस सागर क्षेत्र पर यहां पर अधिकार था पेशवा का, है ना। और जो नागपुर क्षेत्र है ना, जो नर्मदा क्षेत्र है, इस पर अधिकार होता था भोसले वंश का। इसका भोसले वंश का अधिकार होता था हमारा इस क्षेत्र पर, इतनी बात याद रखना। तो इनने जब सबसे पहले मराठाओं को परास्त किया तो हमारे सागर क्षेत्र और सागर के साथ साथ किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो याद रखेंगे नर्मदा क्षेत्र पर। याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था, तो मध्य प्रदेश पर सबसे पहले हमारा अधिकार इसी समय किया था, है ना। तो यहां पर याद रखेंगे अंग्रेजों का, अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन हमारा कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, तो हमने बोला सागर, और सागर के साथ साथ हम बात करेंगे नर्मदा। ये 2 क्षेत्र हमारा अंग्रेजों के अधीन इस समय हमारा हो गया था। ये बात हमारा नॉर्मल याद रखना। अंग्रेजों ने पहली बार अधिकार कब किया था मध्य प्रदेश में, 1818 के समय। जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, अंग्रेज लोग क्या करते थे, धीरे 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 अपने वर्चस्व बढ़ाते जाते थे। इन लोगों ने यहाँ पर एक बात, आपसे एक प्रश्न बनता है कि आखिरकार जो महाकौशल क्षेत्र है ना, इस महाकौशल क्षेत्र की राजधानी क्या हुआ करती थी, ये भी आपसे प्रश्न बनता। तो याद रखना जबलपुर, क्या राजधानी इसकी, जबलपुर राजधानी इसकी हुआ करती थी दोस्त, ये भी आपको याद रखना, महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर। इनने वर्चस्व किया, धीरे 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 किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, महाकौशल क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, धीरे धीरे हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। तो समझना अंग्रेज लोग धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाया। पहले रेड में फेर देता हूं सागर, सागर के बाद नर्मदापुरम, फिर महाकौशल क्षेत्र, और महाकौशल के क्षेत्र धीरे धीरे हमारा कहां पर, अंग्रेज लोगों ने जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर, इस पर भी अधिकार कर लिया था। फिर आगे स्थिति बढ़ी, और आगे चलकर अपन क्या चीज देख लेंगे कि दूसरा पॉइंट यहां पर क्या देखेंगे 1947 के पहले। तो याद रखेंगे दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी बन गई थी मित्र हमारा, तो यहां पर ये 1918 सॉरी, यहां पर याद रखेंगे 1853। 1853 जो है, इसके समय में क्या हुआ कि नागपुर को अंग्रेजों ने
अपने अधीन किया। नागपुर को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया, इसके पीछे का रीजन क्या है? और नागपुर का यहां पर जो राजा है उस राजा का नाम लिख देता हूं। यहां पर जो नागपुर का शासक है उस शासक का नाम क्या था दोस्त हमारा? तो नागपुर के शासक का नाम था राघोजी थर्ड। राघोजी थर्ड हमारे थे। अब कारण क्या था, आखिरकार नागपुर पर कैसे अधिकार किया? तो थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेता हूं और स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, ये अंग्रेज लोग क्या करते थे हमारा, अंग्रेज, आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी हमारा हुआ करता था, और लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, भगवान का दर्जा, ये अपने आप को भगवान बुलाते थे इसलिए बोलते लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान नहीं बोलेंगे। डलहौजी की बात करते हैं अपन। डलहौजी, डलहौजी जो था, डलहौजी ने चलाया था हड़प नीति। क्या चलाई थी दोस्त हमारा? हड़प नीति चलाई थी। और इस हड़प नीति के तहत बात की गई थी कि भैया जो कमजोर राजा है उसको परास्त करो और अधिकार कर लो। दूसरा चलाया था कोई कमजोर नहीं है, दूसरा है तो उसके भाई का सपोर्ट करो और वहां पर अपना कमिश्नरी क्षेत्र बिठा दो। और तीसरा इसी हड़प नीति के तहत एक चलता था जिसे आप बोलते हैं व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत चलता है दोस्त हमारा। और व्यवगत का सिद्धांत क्या होता है, नॉर्मली बात मैं समझा देता हूं कि व्यवगत का सिद्धांत आखिरकार होता क्या है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बोलते हैं इंग्लिश में, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। मतलब यहां पर ये बोल दिया था कि दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र को अमान्य, दत्तक पुत्र जो होता था उसको अमान्य मानी। मतलब ऐसा बोल दिया था इन्होंने कि अगर कोई राजा बेटा है, मतलब यहां पर कोई राजा बेटा है और ये राजा है और राजा की जो स्वयं की संतान नहीं है, राजा की स्वयं की कोई संतान नहीं है, तो उस कंडीशन में जो राजा बेटा रहेगा, यहां पर कोई भी वंश है, इस वंश को किसके अधीन मिलाना पड़ेगा? अंग्रेजों के अधीन मिलाना पड़ेगा। तो व्यवगत का सिद्धांत क्या बोलता था कि अगर कोई राजा शासन कर रहा है, अगर उसकी स्वयं की कोई संतान नहीं है, तो उस स्थिति में उस रियासत को अंग्रेजों के अधीन आपको मिलाना पड़ेगा। ये व्यवगत का सिद्धांत हमारा बोलता था दोस्त। क्या इतनी बात आप लोगों को नॉर्मली समझ में आई? तो आगे चलकर क्या कंडीशन है कि व्यवगत के सिद्धांत में एक चीज और बता देता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट जब बताया तो, कि सबसे पहले किस पर अधिकार किया था? मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यवगत का सिद्धांत है वो किस पर लागू किया था? तो सबसे पहले हमारा एक सतारा प्रांत होता है। सतारा प्रांत हमारा कहां पर? महाराष्ट्र क्षेत्र में दोस्त। और महाराष्ट्र के अपने थे शासक, यहाँ के महाराष्ट्र के शासक क्या बोलूं तो हमारे किसके? सतारा प्रांत के, जिसका नाम था अप्पा साहब। जो अप्पा साहब थे, अप्पा साहब की कोई स्वयं की संतान नहीं थी। इस स्थिति में अप्पा साहब ने क्या किया, अपने जो सतारा प्रांत थे उस सतारा प्रांत को अंग्रेजों के अधीन सौंप दिया गया था। आगे चलकर ये नियम कहां पर लागू हुआ हमारा? तो नागपुर क्षेत्र पर भी लागू हुआ। कहां पर हुआ? नागपुर जो क्षेत्र हुआ करता था उस नागपुर पर अगर लागू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो राघोजी थे, राघोजी थर्ड थे, राघोजी थर्ड की कोई भी संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो इसके ऊपर भी हमारा नियम लागू होता है कि अगर इनकी कोई संतान नहीं तो इस स्थिति में इसको किसके अधीन मिलानी पड़ेगी? अंग्रेजों के अधीन मिलानी पड़ेगी। इस कंडीशन के बाद ही हमारा क्या किया था? अंग्रेजों के अधीन मिला दिया गया था। तो नागपुर को कब अंग्रेजों के अधीन मिलाया गया? तो एक प्रश्न हमारा यहां से बनेगा, तो याद रखेंगे 1853 के समय मिलाया गया। आखिरकार क्यों मिलाया गया? तो हम याद रखेंगे व्यवगत के सिद्धांत के तहत मिलाया गया था। आखिरकार उस समय वहां के शासक कौन थे? तो हम बता देंगे कि राघोजी थर्ड उस समय वहां के शासक थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस स्थिति में यहां पर क्या किया? इसको अंग्रेजों के अधीन मिलाना पड़ा। आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात देखा होगा कि उनके जो पति है उनका देहांत हो गया था, उसके बाद जो पुत्र था उनका जो जन्म हुआ था वो 4 मंथ में वो भी अपना एक्सपायर हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र को अपना क्या लिया था? गोद लिया था। लेकिन गोद लिया हो पुत्र को भी यहां पर क्या कर दिया था? अमान्य कर दिया था। इसके बाद ही रानी लक्ष्मीबाई यहां से क्या हुई थी? लड़ी थी उनसे, है ना, कि भैया मेरी रियासत है तुम्हारा क्या है इसमें। आगे चलकर यहां पर इतनी बात समझ में आई कि अंग्रेजों को क्यों मिलाया गया, कहां से मिलाया गया और इसके राजा कौन थे? तो मैं लिख देता हूं राघोजी, राघोजी थर्ड। याद रहेगा ना? क्यों मिलाया गया? व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत समझ में आया ना कि भैया अगर कोई राजा है उसकी स्वयं की संतान नहीं तो उस स्थिति में उस रियासत को अंग्रेजों के अधीन मिलानी पड़ेगी। ये व्यवगत का सिद्धांत हमारा बोलता था। आगे हम चले और आगे चलकर क्या कंडीशन बनी कि इस नागपुर क्षेत्र पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो यह क्षेत्र भी हमारा किसका हो गया? अंग्रेजों का। विदर्भ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर हमारा ये वाला क्षेत्र हमारा
ये वाला क्षेत्र इत पर अधिकार कर लिया, तो इन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अलग चीज हमारी नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर 1861 की बात करें, 1861 में एक आया भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जिसे बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हमारा आया। और इंडियन और गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो कौन कौन सा क्षेत्र हमारा, तो यहां पर यह भी याद रखेंगे कि जो विदर्भ क्षेत्र है, कौन सा विदर्भ है, विदर्भ के साथ साथ हम बात करेंगे महाकौशल, महाकौशल के बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा याद रखेंगे कौन सा, नर्मदा। और जो सागर क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर इन लोगों ने स्थापना कर दी किसकी, तो केंद्रीय प्रांत की। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि आखिरकार केंद्रीय प्रांत की स्थापना कब की गई। 2017 के एसआई में भी प्रश्न हमारा बना था मेरे मित्रों कि केंद्रीय प्रांत की स्थापना कब की गई, या इसी केंद्रीय प्रांत को बोल देंगे अपन सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र। सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से इसे जाना गया। तो हमने याद रखेंगे कि भैया केंद्रीय प्रांत की स्थापना कब की गई, तो हम याद रखेंगे 1861 में। किन किन क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय प्रांत आता है, तो विदर्भ क्षेत्र हो गया, उसके बाद महाकौशल हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र और नागपुर, और ये क्षेत्र हमारे आते हैं। और इस क्षेत्र को पूरा मिलाकर यहां पर ये क्षेत्र दिख रहा है, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर अब हम क्या नाम बोल देंगे, सीपी क्षेत्र के नाम से बोलेंगे, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र के नाम से बोलेंगे। आगे चलकर इन लोगों ने चाहा कि हम जो बराड़ क्षेत्र है ना, इस बराड़ क्षेत्र को भी अपने अधीन मिला लें, लेकिन यहां पर ये लोग नहीं मिला पाए इस बराड़ क्षेत्र को भी अपने अधीन। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे ना, वो नवाब पावरफुल थे हमारे, जो नवाब हुआ करते थे वो नवाब बहुत पावरफुल हुआ करते थे। नवाब को प्रयास भी किया था अंग्रेजों ने, कब की 1903 में, लेकिन नवाब हमारे पावरफुल होने के कारण यहां पे हरा नहीं पाया उसको। ठीक है, आगे चलकर ये क्षेत्र भी हमारा अंग्रेजों के अधीन मिल जाएगा। कब मिलेगा, तो हम उस स्थिति की भी बात कर लेते कि आखिरकार कब मिल जाएगा। इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ये, ताकि हमें 4 पॉइंट यहां पर समझ में आ जाए कि 4 पॉइंट क्या हमारे हैं। बात करेंगे 1936 की। 1936 में बराड़ क्षेत्र को सीपी में मिलाया गया। जो बराड़ क्षेत्र है ना, उस बराड़ क्षेत्र को यहां पर किसमें मिला दिया, जो सीपी क्षेत्र है ना, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र है, उस सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र के अंतर्गत मिला दिया गया था। और आगे जाकर इस सीपी और बराड़ क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, हमारा सीपी एंड बराड़ क्षेत्र के नाम से जाना गया। ये हमारी इतनी सी बात थी इस कंडीशन में। हमारी इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। देखो, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने 4 पॉइंट देखे 1947 के पहले। लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कि 1861 में जब हमारा ये बना था, उस समय इसके अंतर्गत कुछ संभाग थे, है ना। जब सीपी क्षेत्र बना उस समय की बात करता हूं कि ये सीपी क्षेत्र कब, 1861 में केंद्रीय प्रांत से बनाया गया। केंद्रीय प्रांत जब बनाया गया था, ऐसा सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र बनाया गया था, उस समय की बात करते हैं कि उस समय इसमें कुछ संभाग थे हमारे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ संभाग थे। उन संभागों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से संभाग इसके अंतर्गत आते हैं दोस्त हमारा। तो एक संभाग था हमारा जबलपुर, जबलपुर संभाग। दूसरा हमारा हुआ करता था यहां पर नर्मदापुरम। तीसरा संभाग हुआ करता था छत्तीसगढ़। और चौथा संभाग यहां पर हुआ करता था अपना कौन सा, एक संभाग हमारा नागपुर।
ये इस समय 4 संभाग इसमें सम्मिलित थे, ये बात याद रखना। और 4 संभागों के अंतर्गत कुछ जिले आते थे, उन जिलों को ज्यादा याद नहीं रखना, लेकिन मैं नॉर्मली बता देता हूं, एमपीपीएससी मेंस वाले के लिए अपना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के अंतर्गत एक क्षेत्र हमारा कौन सा आता था, जबलपुर। इसके अंतर्गत आता था दमोह, दमोह के बाद आता था इसमें सागर, सागर के बाद आता था इसमें मंडला, और मंडला के बाद आता था इसमें कौन सा, सिवनी। ये क्षेत्र हमारे किसके, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते थे, इतनी बात नॉर्मली याद रखना। नर्मदापुरम संभाग की बात करूं, सबसे पहले हमारा आता था नर्मदापुरम, मतलब होशंगाबाद क्षेत्र हमारा। उसके बाद आता था हमारा कौन सा, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के बाद हमारा आता था यहां पर बैतूल, और बैतूल के साथ साथ हमारा आता था छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के साथ साथ आता था निमाड़। याद रखना निमाड़ हमारा एक ही था, अपना खंडवा खरगोन अलग नहीं था, निमाड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता था। आगे हम बात करें कि यहां पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा आता था, बिलासपुर, बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर के बाद हमारा कौन सा आता था, रायपुर संभाग। और रायपुर के बाद हमारा कौन सा संभाग आता था, दुर्ग। ये हमारे संभाग इसके अंतर्गत हमारा आते थे, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग हमारा आ जाता है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ नागपुर क्षेत्र की बात करें, नागपुर के अंतर्गत कौन सा आता था, तो एक जिला आता था नागपुर। उसके बाद आता था वर्धा, उसके बाद आता था चांदा, उसके बाद हमारा आता था इसमें भंडारा, और एक जिला और बता देते हमारा कौन सा, बालाघाट। ये जिले हमारे इसके अंतर्गत आते थे, नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, चांदा हो गया, भंडारा हो गया, और बालाघाट ये इसके अंतर्गत हमारा आता था जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले। तो याद रखना इतने जिले हमारे थे। कैसे याद रखेंगे, 5, 5, 10, 5, 15 और अपने कितने 3, 18। मतलब जिलों की बात करता हूं इसके अंतर्गत, तो जिले कितने थे हमारे, 18 जिले थे। कितने जिले, 18 जिले इसके अंतर्गत हुआ करते थे। लेकिन आगे चलकर हम गए, और आगे चलकर 1936 में अपन ने क्या कर दिया कि यहां पर बरार क्षेत्र को भी इसमें मिला दिया। किसको मिला दिया, बरार। बरार को जैसे मिलाया तो इसका 5वां जो संभाग बना, वो 5वां संभाग कौन सा बन गया, बरार संभाग। कौन सा बन गया दोस्त, 5वां बरार। 5वां बरार बना तो बरार के जिले अपन इसमें जोड़ेंगे, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती और यवनमाल। ये जिले इसके अंतर्गत हमारे ऐड किए। अब 5 संभाग हो गया, कब हमारा 1936 में 5 संभाग हो गए, और 5 संभाग के साथ साथ 22 जिले इसके अंतर्गत हो गए थे। क्या इतनी बात नॉर्मली समझ में आई। 1947 तक हमने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता दिया, 1947 तक ये कंडीशन हमारी चलती रही। अब आगे बाकी हम बात करें कि 1947 में जैसे देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद हमने क्या कर दिया, देश को अलग अलग भागों में बांट दिया। अब देश को अलग अलग भागों में बांटा गया, तो फिर हम बात करेंगे कब की, 1947 के बाद। 1947 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति। 1947 के बाद हम मध्य प्रदेश की स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन बनी। डायग्राम से भी देख लेंगे प्रिय मित्रों, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ में कि आखिरकार मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी और भारत की कंडीशन क्या कर दी गई। इसको भी हम ग्राफ में समझते हैं कि सबसे पहले यहां पर बांट दिया इसको पार्टों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एक और पार्ट हमारा हुआ करता था लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, पार्ट डी, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते थे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र को टुकड़े कर दिए और मध्य प्रदेश को देश आजाद होने के बाद पार्ट ए पार्ट बी में बांट दिया। अब एक बात समझने की कोशिश करना, कौन सा पार्ट ए, कौन सा पार्ट बी, कौन सा पार्ट सी, ये भी मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम समझने की करेंगे कोशिश कि पार्ट ए था ना, वो प्रेसिडेंसी क्षेत्र होता था। कौन सा, प्रेसिडेंसी हमारा हुआ करता था पार्ट ए वाला क्षेत्र। उसके बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, रियासत या रजवाड़े, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद यहां पर बात करें ये क्षेत्र कौन सा, कमिश्नरी। मैंने पहले ही समझा दिया कमिश्नरी कौन सा होगा, प्रेसिडेंसी कौन सी होगा, रियासत कौन सा होगा, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र, तीनों को मैंने अलग अलग बता दिया। अब प्राथमिकता में आपसे एक प्रश्न बनेगा कि आखिरकार जो पार्ट ए है ना, उस पार्ट ए का नाम क्या रखा था।
पार्ट ए का नाम क्या था, पार्ट बी का नाम क्या था, पार्ट सी का नाम क्या था? तो पार्ट ए को बोलते थे हमारा कौन सा, सीपी एंड बराड़ क्षेत्र के नाम, सीपी एंड बराड़। तो याद रखना सीपी एंड बराड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो पार्ट ए को, सीपी एंड बराड़, ठीक है। सीपी एंड बराड़ हमारा पार्ट ए को। पार्ट बी की बात करें तो हम बोलते थे मालवा यूनियन, यह बोलते थे मध्य भारत, यह बोलते थे हमारा कौन सा, मध्य भारत क्षेत्र। याद रखेंगे पार्ट बी का मध्य भारत या मालवा यूनियन नाम था। और पार्ट सी की अगर बात करूं तो पार्ट सी का नाम क्या बता देंगे अपन, विंध्य प्रदेश, विंध्यन प्रदेश, ये विंध्यन क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता था। इतनी सी बात याद रखना, मैंने बस ज्यादा कुछ अभी बताया नहीं। आगे चलकर आपसे एक प्रश्न बन सकता है, यहां पर पूछेगा राजधानी, डायग्राम से भी अपन देखेंगे राजधानी क्या क्या हो सकती है हमारी। तो राजधानी इसकी हमारी हुआ करती थी नागपुर, नागपुर राजधानी, जो कि मध्य प्रदेश की भी हमारी, मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली राजधानी हमारी नागपुर हुआ करती थी, भोपाल के पहले। यहां पर अगर मैं राजधानी की बात करूं तो दो राजधानियां इसमें बता देते हैं, एक बताते हैं इंदौर, इंदौर, और दूसरी राजधानी हमारी बता देते हैं इंदौर, और इंदौर के अलावा बता देते हैं ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर की अगर बात करूं तो इंदौर में कौन सी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन, कौन सी, ग्रीष्मकालीन। और अगर ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर कौन सी राजधानी हुआ करती है हमारी, तो शीतकालीन राजधानी, कौन सी कैपिटल, शीतकालीन कैपिटल। क्या इतनी बात नॉर्मली याद रहेगी, ग्वालियर हमारी, इंदौर जो थी ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर जो थी हमारी शीतकालीन राजधानी हुआ करती है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी भी अगर मैं बताऊं नॉर्मली तो इसकी राजधानी बता देते रीवा, कौन सा क्षेत्र हमारा, रीवा क्षेत्र। इतनी बात तो शायद नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले और आगे चलकर यहां पर एक प्रश्न बनेगा आपसे कि आखिरकार किस पार्ट में कितनी रियासत आती थी, तो इसके अंतर्गत आती थी टोटल 15 रियासत। पार्ट ए के अंतर्गत जो रियासत आती थी मेरे मित्रों, वो कितनी आती थी, 15 रियासत आती थी। और 15 में से एकमात्र मध्य प्रदेश में, ये भी पूछ लेता, एकमात्र मध्य प्रदेश में कौन सी बता देते, मकड़ाई, मकड़ाई रियासत, एकमात्र मकड़ाई रियासत जो कि कहां पर आती है, हरदा जिले में, कहां पर आती है, हरदा। और यहां पर मकरंद शाह का किला भी बना, अपना मकरंदगढ़ का किला अपन बोलते हैं, मकरंद का किला, जो कि मकरंद शाह के द्वारा निर्माण करवाया था, मकड़ाई का किला सॉरी, है ना, मकरंद शाह के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद हम यहां पर बात करें कि इसकी रियासत कितनी आती है, पार्ट बी के अंतर्गत रियासत, इसके अंतर्गत आती थी दोस्त मेरे 26 रियासत। और पार्ट सी के अंतर्गत जो रियासत आती है वो कितनी आती है, सबसे ज्यादा 38 रियासत। आपसे बात करेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें थी, तो हम तीनों रियासत को जोड़ देंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की अगर रियासत में जोड़ दूंगा तो टोटल कितनी रियासत बता देंगे। तो रियासत आपसे पूछ सकता है कि पूरी मध्य प्रदेश में कितनी रियासत थी, तो 38 रियासत थी दोस्त हमारा, है ना। और केस सॉरी, तो टोटल हमारी 79 रियासत, जिसमें से 38 पार्ट सी के अंतर्गत आती थी, उसके बाद इसके अंतर्गत 26 और इसके अंतर्गत कितनी हमारी आती थी, तो 15 रियासत। इतनी बात नॉर्मली आप याद रखना, ठीक है, याद रहेगा ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये। अब ये भी पूछ सकता है कितने संभाग है, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी हमारी जानकारी पूरी की पूरी पूछ सकता है। तो कुछ जानकारी मैं बता दूंगा और कुछ अपना एडजस्ट करेंगे अपन, क्योंकि जब एग्जाम में पूछेगा तो अपन बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बताएंगे। हम थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि मैप के माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं इसको। एक ही डायग्राम में कोशिश करूंगा कि एक डायग्राम में बता दूं, नहीं तो मैं अलग अलग फिर अपना अलग अलग देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने को, है ना। तो यहां पर डायग्राम बना लेता हूं एक ही, ताकि आपको पूरे कैच हो जाए कि हमारा कौन सा पार्ट ए बांट दिया, कौन सा पार्ट बी बांट दिया, कौन सा पार्ट सी बांट दिया। ये तो वर्तमान में मध्य प्रदेश है ना, इससे कोई लेना देना अपने को नहीं है।
ये वर्तमान में मध्य प्रदेश है अपना। ये हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था इस तरफ, इस तरफ हमारा यहां पर आता है बराड़ क्षेत्र, और यहां पर बता देंगे, सॉरी ये विदर्भ, ये हमारा बता देंगे विदर्भ क्षेत्र, ये बता देंगे बराड़ क्षेत्र, और ये बता देंगे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां से ऐसे करके हमारा पार्टीशन हो रहा था ये वाला, और एक हमारा हिस्सा बता देंगे ये वाला। यहां पर हम बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको मैं हटा भी सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा समझ में आ जाए शायद। ये जो क्षेत्र हमारा, ये एक क्षेत्र नहीं था, सारा का सारा अलग अलग क्षेत्र था, है ना। ये पार्ट ए के नाम से जाना जाता था पूरा, मैंने एक साथ बना दिया ताकि आपको समझ में आए कौन सा बरार वर्ग था। ये जो लाइन वाली है ना, दूसरी दूसरी में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो वाला एरिया है ना हमारा, ये जो एरिया है ना, ये पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, है ना। और पार्ट बी की बात करूं तो इस तरफ जो एरिया हमारा है ना, इस तरफ जो है ये पार्ट बी के नाम से, और ये पार्ट सी। तो यहां पर जो पार्ट की बात करूं कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पार्ट ए, और इस क्षेत्र को मैं बोल देता हूं यहां पर कौन सा, पार्ट बी, और इस वाले क्षेत्र को मैं बोल देता हूं यहां पर पार्ट सी। ये तीन क्षेत्र हमारे हुआ करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत हमारा सबसे बड़ा पार्ट ए, इसको हमने जो नाम बोला था, इसका नाम क्या बोल दिया था, सीपी एंड बरार। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस क्षेत्र को हमारा सीपी एंड बरार क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सीपी एंड बरार। ठीक है, पार्ट बी को हमने क्या नाम दिया था, पार्ट बी का हमारा नाम था मालवा यूनियन। क्या नाम था, मालवा यूनियन। और पार्ट एक और नाम कौन सा था इसका, मध्य भारत, मध्य भारत, क्या याद रहेगा। और पार्ट सी को जो कहा जाता था, पार्ट सी को क्या बोल देते हैं अपन, विंध्यन क्षेत्र। इस क्षेत्र को हमारा विंध्यन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था नॉर्मली। क्या याद रहेगा इतना, है ना। उसके बाद मैं बताऊं कि जो पार्ट ए है ना, क्या क्या जानकारी इसके अंतर्गत हमें पता होना चाहिए, तो मैं इसमें सारी जानकारी बता दूंगा जो चीज वहां पर छूटी है। सबसे पहले यहां पर इसमें पता होना चाहिए कि आखिरकार इसका नाम तो मैंने बता दिया, नाम के बाद आखिरकार इस क्षेत्र की राजधानी कौन सी है, मैंने वहां पर बता दिया था। राजधानी के बाद यहां पर अपन देख लेंगे कि आखिरकार संभाग कितने आते हैं इसके अंतर्गत, आखिरकार इसमें देख लेंगे कि जिले कितने आते हैं, और जिले के बाद हम देखेंगे कि आखिरकार इसमें रियासत कितनी आती है ना, ये भी देख लेंगे। आखिरकार इसमें हम देखेंगे कि प्रमुख कौन थे इसके, प्रमुख, या मैं बोल दूं कि सीएम अपने कौन थे। आखिरकार अगर किसी में राज्यपाल है तो राज्यपाल भी आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल इसके अंतर्गत कौन आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। मैं जिले भी टोटल आपको बता सकता हूं कि कौन से जिले हैं, लेकिन अभी हम इतना सा देखेंगे कि ये जानकारी हमारी। क्या देखेंगे अपन के पार्ट ए के अंतर्गत इसकी राजधानी हम बता देंगे क्या, नागपुर। क्या राजधानी बता दी अपन ने, नागपुर इसकी राजधानी बता दी मित्र हमारा, है ना। उसके बाद संभाग की बात करें तो कितने संभाग बता देंगे, तो संभाग मैंने 5 बताए थे। 5 कौन कौन से संभाग मैं मौखिक बता देता हूं। 5 संभाग में आएगा हमारा जबलपुर संभाग, उसके बाद देखेंगे अपन नर्मदापुरम संभाग, एक छत्तीसगढ़ संभाग, एक हम बता देंगे कौन सा अपना नागपुर संभाग हमारा बता देंगे, और एक बरार संभाग। 5 संभाग हमारे थे जो मैंने आप लोगों को बताया पिछले उसमें स्लाइड में। उसके बाद जिलों की बात करूं तो जिले हमारे इसके अंतर्गत 21 हो जाएंगे, पहले 22 थे, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश भारत का गठन हुआ उसके बाद से हमने क्या किया था कि जो इसके अंतर्गत निमाड़ क्षेत्र था, उस निमाड़ क्षेत्रों को हमने रतलाम के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया था। रियासत की बात करें तो रियासत इसके अंतर्गत 15 आती है। इसके प्रमुख की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे चुनकर हमारे आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद राज्यपाल की बात करो तो राघवेंद्र राव,
राघवेंद्र राव इस क्षेत्र के हमारे राज्यपाल हुआ करते थे। इतनी जानकारी याद रखना, मैं जिले भी सारे के सारे बता दी। लेकिन अगर यहां पर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में राजधानी की हमने बात करेंगे, राजधानी भी बता देता हूं, यहां पर अपनी ग्वालियर, और यहां पर हम बता देंगे कौन सी, यहां ग्वालियर। ग्वालियर याद रखना राजधानी, और एक राजधानी हमारी कौन सी, इंदौर। उस समय ग्वालियर में रूल कौन कर रहे थे, तो याद रखना जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। और इस समय हमारी बात करें यहां पर कौन होलकर वंश का रूल कर रहा था, तो यशवंत राव सिंधिया। यशवंत राव होलकर, ये यहां पर अपने क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई है ना। तो जीवाजी राव सिंधिया और यशवंत राव सिंधिया हमारे दो अलग अलग क्षेत्र की, और कैपिटल भी बता दी कौन सी, ग्रीष्मकालीन, ये हमारी ग्रीष्मकालीन और ये शीतकालीन राजधानी हमारी थी। उसके बाद मैंने राजधानी के बाद बताया आप में कि यहां पर संभाग की बात कर ले, किसके अंतर्गत संभाग कितने आते हैं, इसके अंतर्गत जिले कितने आते हैं, इसके अंतर्गत रियासत कितनी आती है, रियासत। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संभाग की। संभाग इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 3 संभाग। 3 कौन सा दोस्त हमारा, तो यहां पर लिख देता हूं गिर्द संभाग, एक बता दूंगा इंदौर, और एक रतलाम। ठीक है, ये 3 संभाग इसके अंतर्गत आते थे। तीनों के अंतर्गत अगर जिलों की बात करूं तो 16 जिले आते थे। कितने, 16 जिले हमारे आते थे, जिसमें ऊपरी क्षेत्र के भी, मुरैना क्षेत्र के भी, और इस तरफ भी। और रियासत इसके अंतर्गत कितनी आती थी, 26 रियासत। इसके प्रमुख अगर बात करें तो प्रमुख के लेके कुछ विवाद है, लेकिन कोई कंडीशन की बात नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछेगा लीलाधर सेठ, क्या पूछेगा, लीलाधर सेठ, या बहुत जगह लीलाधर जोशी भी बताते हैं। क्या बताते हैं, लीलाधर जोशी। ये कब से कब तक बने, तो 1948 से लेके तो 49 तक इस पद पर बैठे रहे। और पार्ट बी की स्थापना भी कब की गई थी, 1948 के समय भी की थी। जब ये पार्ट ए और पार्ट बी बन गया ना, उस समय भी हमारा भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये बात नॉर्मली याद रखना, भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल अभी भी हमारा अपने हिसाब से काम कर रहा था। यहाँ पर जो हमीदुल्ला खां था वो रूल कर रहा था, है ना। सेठ, उसके बाद हमारे कौन बने, तो ये भी हमारा थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद हमारे बने थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कब बने, 1949 से लेके तो हमारा 50 तक बने थे। उसके बाद हमारा याद रखेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। उसके बाद बने यहां पर तखतमल जैन। तखतमल जैन जी हमारे कब बने, तो 1940 1950 से 51 तक। और आगे चलकर ये राज्यपाल भी बनेंगे, है ना। याद रखना, यहां पर राज्यपाल भी पूछ सकता है कि राज्यपाल कौन बने, तो आगे चलकर ये राज्यपाल भी हमारे बनेंगे। इसके बाद हमारे कौन बने, जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद हमारे सदस्य चुने गए। चुनने के बाद यहां पर कौन बना था, तो मिश्री लाल गंगवाल। मिश्री लाल गंगवाल। मिश्रीलाल गंगवाल जी कब तक बैठे, तो 1951 से जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो गया वहां तक बैठे रहे। तो ये 3 प्रमुख हम बता देते, सीएम सबसे पहले, लेकिन लीलाधर सेठ के बारे में जिक्र आता है। और राज्यपाल पूछे तो तखतमल जैन जी हम राज्यपाल इस क्षेत्र के बता देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे और कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या चीज जानने की। तो यहां पर विंध्य प्रदेश की बात करते हैं अपन, विंध्य क्षेत्र, है ना। इसमें विंध्य क्षेत्र में राजधानी की हम बात करें कि सबसे पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती है। राजधानी के बाद यहां पर जिले की बात करें कि जिले कितने, लेकिन जिले के पहले हमें देखना रहेगा संभाग कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर रियासत, है ना। और रियासत के साथ साथ यहां पर पूछेगा कौन, आखिरकार इसके प्रमुख कौन हुआ करते थे। और एक हमारा बात करता है राज प्रमुख, कि राजा का शासन चलता था यहां पर, तो राज प्रमुख कौन हुआ करते थे। एक ही डायग्राम में सारी की सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, सब हमारा खिचड़ी भी ना पके, और सब ये। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या बता देंगे मित्र हमारा, रीवा।
कौन सी राजधानी बता दी? रीवा। और हम संभाग की बात करें, संभाग कितने बताते दोस्त? हमारा 2 संभाग इसके अंतर्गत बता देते, एक बुंदेलखंड और एक हमारा कौन सा बता देते हैं? बघेलखंड। और इन दोनों के अंतर्गत जो जिले आते थे उन जिलों की संख्या कितनी बता देंगे? 8 जिले। इसके अंतर्गत कितने जिले? तो 21 जिले। इसके अंतर्गत कितने जिले? तो हम बता देंगे 16 जिले। और इसके अंतर्गत 8 जिले आते थे। रियासत की बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे इसमें रियासत है कितनी? 38। प्रमुख की बात करूं तो हम बता देते शंभुनाथ शुक्ला, शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है। राज प्रमुख की बात करें तो मार्तंड सिंह, मार्तंड सिंह नाम जानते होंगे आप मार्तंड सिंह जी का। सबसे पहले व्हाइट टाइगर जो जिनके नेतृत्व में पकड़ा गया था मार्तंड सिंह थे। रीवा से ही मिला था अपना, है ना, रीवा से ही मिला था हमारा व्हाइट टाइगर जिसका नाम मोहन रखा गया था। एक और पूछता है यहां पर उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। एक और हमारा पूछता है कौन सा? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख की बात करें तो कौन सा? अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह। और इन्हीं के नाम से रीवा में एक यूनिवर्सिटी भी चलती है मेरे दोस्त। क्या चलती है? कि रीवा में एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। ये मध्य प्रदेश की 1947 के बाद की हमारी कंडीशन है कि 1947 के बाद हमारे मध्य प्रदेश को कैसे अपना बांटा गया था। समझ में आया? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में मैंने नॉर्मली बता दिया। और भी इसके बारे में आगे और भी कुछ जानकारी मैं बता दूंगा। जिले वगैरह भी जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपका एग्जाम से कोई लेना देना उसका नहीं रहेगा। ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या चीज आप लोगों के आज के लेक्चर में पढ़ी है वो थोड़ा सा देखने की बात करते हैं अपन। क्या कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंसी क्षेत्र क्या होता है, रियासत वगैरह क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया मध्य प्रदेश का गठन किस कंडीशन से हम पढ़ सकते हैं, वो मैंने सारा का सारा आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या आखिरकार कैसे हमारा बांटा गया, इनको कैसे हम बना दे। उसके बाद हमने देखा आखिरकार कौन कौन सा हमारा ये जिले इसके अंतर्गत आते थे। फिर हमने पार्ट ए, पार्ट बी, सी को बांट दिया और उसी को हमने डायग्राम के अंतर्गत ले लिया। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कल मिलते हैं हम, और कल इसके आगे का अपन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। राधे राधे, जय श्री महाकाल।